Check the mic and make sure it sound right, boys. Hey guys, what's up? Welcome in the new video. इस कार को परचेज़ किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा 1 साल सेल्टॉस STK प्लस IMT के साथ। जो मैंने डिसीजन लिया था इस कार को परचेज़ करने का, वो 1 साल बाद मुझे क्या लगता है कि वॉज इट करेक्ट और वॉज इट रॉन्ग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो माइंड में आता है कि सेल्टॉस STK प्लस IMT ही क्यों परचेज़ की। तो गाइस, जब मैं कार परचेज़ करने का प्लान कर रहा था तो मैंने कोई माइंड मेकअप पहले से नहीं किया था कि मुझे सेडान लेनी है, SUV लेनी है, या फिर कोई पर्टिकुलर डिसीजन माइंड में नहीं था। मैंने सब कार्स की टेस्ट ड्राइव ली थी, सब 4 मीटर SUV भी देखी थी मैंने, ब्रेजा वगैरह, और सेडान भी, वरना, सियाज, होंडा सिटी वगैरह भी मैंने टेस्ट ड्राइव किया था। उसके बाद फिर मैं मिड साइज SUV सेगमेंट जिसमें 2 कार्स आती थी, क्रेटा एंड सेल्टॉस, दोनों को टेस्ट ड्राइव किया था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्रेटा परचेज़ करता हूँ। तो जब मैं क्रेटा बुक कराने गया तो उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। इन द मीन वाइल मैंने सोचा चलो एक बार एक नया ऑप्शन आया है मार्केट में, किया सेल्टॉस, इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ किया सेल्टॉस को देखने एक शोरूम पे गए थे, और वहाँ यही मॉडल खड़ा हुआ था, STK प्लस IMT। उस समय IMT नहीं आया था, STK प्लस खड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने जब उसके फ़ीचर्स वगैरह देखे तो हम लोगों को लगा ये कार सही रेट में सही फ़ीचर्स प्रोवाइड करवा रही है, तो क्यों ना इसको कंसीडर किया जाए। अगर गाइस सेडान की बात करें तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में उसकी सीटिंग मुझे काफ़ी लो लगी, जिसकी वजह से कार में बैठने में और बैठने के बाद कार से बाहर निकलने में काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। इसके अलावा उसका ग्राउंड क्लियरेंस कम होने की वजह से एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता अंदर से कि अगर आगे कहीं ब्रेकर है या फिर कहीं टूटी फूटी रोड है, और आपको पता ही है इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं आपको टूटी फूटी रोड मिलनी है। तो एक तरीके का मुझे मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि ये कार मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। ऑल्दो उसका कार का पिकअप काफ़ी अच्छा था, मैंने जब ड्राइव किया तो पिकअप कार अच्छा देती थी सेडान, बट मुझे लगा कि ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो मेरे पर्पज़ की कार नहीं है, क्योंकि मुझे रोड ट्रिप्स करनी है, रोड कहीं भी टूटा फूटा हो सकता है। सेकंड थिंग, उसकी हाइट कम होने की वजह से, उसकी रूफ लाइन डाउन होने की वजह से जब कार के अंदर बैठते थे तो उतना केबिन स्पेस नहीं मिल पाता था, इतना एक SUV में मिल जाता है। सब जोड़ के मुझे लगा कि सेडान तो मेरे शायद पर्पज़ की नहीं है। अगर बात करें सब 4 मीटर SUV की, तो मैंने वेन्यू, ब्रेजा, XUV 300, ये 3-4 कार्स देखी थी, इनको टेस्ट ड्राइव किया था। तो सब 4 मीटर SUV में अंदर बैठ के ना ऐसा लगता था जैसे आप एक हैचबैक कार में बैठे हैं। अंदर से स्पेस इतना कम होता था कि आपको लगता ही नहीं था कि आप एक SUV में बैठे हैं। तो बाहर से भले ही वो थोड़ा बहुत SUV लुक दे रही थी, बट अंदर बैठ के उसमें कोई फ़र्क नहीं था एक सेडान कार में और SUV कार में। XUV 300 ऑल्दो मुझे अच्छी लगी थी, बट XUV 300 का बूट स्पेस काफ़ी कम था, और मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे बड़ा बूट स्पेस चाहिए, क्योंकि मुझे जब मैं रोड ट्रिप वगैरह पे जाऊँगा या कहीं जाऊँगा तो मेरे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से XUV 300 मैंने रिजेक्ट कर दी। वेन्यू तो मुझे पूरी हैचबैक ही लगती है। एंड बात करें ब्रेजा की, तो ब्रेजा कार मुझे अच्छी लगी थी देखने में, उसका स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छा था, उसके फीचर्स भी ठीक थे, बट उसका इंटीरियर उस समय बहुत डल था। अब जो नई ब्रेजा आई है उसका इंटीरियर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उस टाइम जो ब्रेजा आती थी उसका इंटीरियर पूरा ब्लैक ऑल ब्लैक था, और मतलब ब्लैक भी देखने में स्पोर्टी लगता है, बट उसका अलग ही टाइप का था, बहुत चीप टाइप का लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी बहुत कम बजट की कार में बैठे हुए हैं, तो इसलिए मैंने ब्रेजा को रिजेक्ट कर दिया। सो गाइस, सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए मैंने डिसाइड किया कि मुझे सेल्टॉस STK प्लस IMT ही परचेज़ करनी चाहिए, क्योंकि मुझे सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिल रहे हैं, और कार का साइज़ भी अच्छा है, स्पेस मैनेजमेंट भी अच्छा है, अच्छे से आप कार में 5 लोग बैठ सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इस कार के बारे में कि इस कार को परचेज़ करने के बाद मेरा इस कार के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो गाइस, इस कार को मैंने परचेज़ किया था 8 अक्टूबर 2021 को, और इस कार को परचेज़ किए हुए ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। 1 साल में मैंने इस कार को 6000 किलोमीटर ऑलमोस्ट ड्राइव कर लिया है, और शायद 4-5 दिन बाद इस कार की सर्विस भी ड्यू है, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है ऑलरेडी। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इस कार में मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि कार कुछ मॉल फंक्शनिंग कर रही हो या फिर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इनिशियली मुझे IMT ट्रांसमिशन को लेके थोड़ा डाउट था कि IMT ट्रांसमिशन में ऐसा ना हो कि मैं मैनुअल चलाता था पहले, तो IMT ट्रांसमिशन में आऊँ तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो, पिकअप का कोई इशू आए, या हैबिट पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन मैंने फर्स्ट डे टेस्ट ड्राइव ली थी उस दिन भी मैंने परफेक्टली कार चलाई थी, और उसके बाद तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया इस कार के साथ, तो अब तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और अब मुझे लगता है कि ये
मैनुअल ट्रांसमिशन से तो कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल है चलाने में। रिसेंटली मैंने कल परसों खजुराहो के ट्रिप किया था जबलपुर से खजुराहो अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स है, और रोड भी काफ़ी ख़राब थी उस साइड से। तो ख़राब रोड में ये गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, गड्ढे वगैरह गाड़ी के अंदर फील नहीं हो रहे थे। हालांकि जो बड़े बड़े गड्ढे थे वो तो फील होते ही हैं, बिकॉज शॉक एब्जॉर्बर की एक लिमिट होती है। और बीच में कई जगह घाट भी पड़े थे। एमपी में घाट को मतलब पहाड़ी एरिया को घाट बोलते हैं। कई जगह घाट भी पड़े, 4-5 जगह। पन्ना टाइगर रिजर्व से मैं निकल के आया तो थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़कें थी, थोड़ा पहाड़ी रोड था। सब जगह कार ने बढ़िया परफॉर्म किया। अगर मैं बताऊं ड्राइविंग के डिपार्टमेंट में तो मैं इस कार से 100% सेटिस्फाइड हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है IMT ट्रांसमिशन में। अगर बात करें इस कार की फ़ीचर्स की तो चलिए वो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो आपको एक मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, फुली लोडेड। अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो यहाँ पर एक कॉलिंग के कंट्रोल्स हैं, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन है, ये आपको ट्रैक चेंज करने का बटन मिल जाता है। ऊपर वॉइस कमांड का है, और ये मोड सेलेक्ट करने का, मतलब रेडियो म्यूज़िक जो भी आपको प्ले करना है। ये बीच में हॉर्न है, काफ़ी लाउड हॉर्न है इसका, डबल हॉर्न लगा हुआ है, ड्यूअल हॉर्न है। अगर बात करें राइट साइड कंट्रोल्स की तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये MID कंट्रोल्स। आप MID में क्या इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके राइट में मिल जाता है आपको क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगा। क्रूज़ कंट्रोल के बारे में एक बात मैंने नोटिस की है। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस कार को ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स हाईवे पे ड्राइव किया है। जब मैं यहाँ से जबलपुर से अपने होम टाउन UP जाता हूँ तो वो एक तरफ से 800 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं जब होम टाउन गया था तो पूरा हाईवे था। इसके अलावा मैंने इसको हिली रोड मतलब नैनीताल वगैरह पे भी ड्राइव किया हुआ है, तो इसको हिल पे भी टेस्ट किया है। ठीक है, सिटी में तो मैं ड्राइव करता ही हूँ, जबलपुर में और भी जगह। क्रूज़ कंट्रोल जब हम लोग यूज़ करते हैं हाईवे पे तो एक बहुत ही यूनिक पॉइंट मेरे सामने निकल के आया कि जैसे आप कार को गियर्स अपना मैनुअली यूज़ करके जब आप कार को एक्सेलरेट करते हैं तो कार का जो पिकअप आता है वो एक लिमिटेड पिकअप होता है। मीन्स आप एक लिमिट रहती है कि उसमें कार इतना ही परफॉर्म करेगी। बट जब मैं बदायूं जा रहा था, बदायूं मेरा होम टाउन है UP में, बरेली के पास पड़ता है, तो जब मैं बदायूं जा रहा था तो मैंने फील किया कि हाईवे पे जब मैंने क्रूज़ कंट्रोल 120 पे सेट कर दिया था, ठीक है, और कार मान लीजिए 80 पे चल रही है। अब मुझे स्पीड बढ़ाने के 2 ऑप्शन है। एक तो मैं खुद एक्सेलरेट करके कार को स्पीड में लाऊं, ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन है कि मैं क्रूज़ कंट्रोल एंगेज कर दूं जो मैंने ऑलरेडी 120 की स्पीड पे सेट किया हुआ है। तो मैंने एक बात फील की, अगर मैं मैनुअली खुद एक्सेलरेट करके कार की स्पीड इंक्रीज़ करता हूँ तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन अगर मैंने क्रूज़ कंट्रोल 120 या 110 पे किसी पे सेट किया हुआ है और कार 80 पे चल रही है और मैं क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव कर देता हूँ तो कार बहुत ही क्विकली 120 पे पहुँच जाती है। मीन्स आप मैनुअली उतना ज़्यादा पिकअप कार में क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप क्रूज़ कंट्रोल एंगेज करेंगे तो कार बहुत जल्दी पिकअप लेती है। तो इस फीचर का मैंने रास्ते में कई जगह यूज़ किया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ट्रक के पीछे चल रहा हूँ और मुझे उस ट्रक को ओवरटेक करना है, क्रूज़ कंट्रोल एंगेज कर देता था। कार इतनी तेज़ पिकअप लेती थी कि मतलब मैनुअली उतना पिकअप ले पाना पॉसिबल नहीं था, फ़ौरन ट्रक को ओवरटेक कर लेती थी। तो इस फीचर को मैंने, इस क्रूज़ कंट्रोल को मैंने अपनी तरीके से इस तरीके से काफ़ी यूज़ किया है। बाकी नॉर्मली आप क्रूज़ कंट्रोल को हाईवे पे यूज कर सकते हैं एक फ़िक्स स्पीड में कार को क्रूज़ कराने के लिए। मीन्स अगर बहुत दूर तक हाईवे खाली है या फिर बहुत कम ट्रैफिक है तो आप क्रूज़ सेट कर दीजिए 110 पे, तो कार बिना एक्सीलरेटर दिए उस स्पीड पे चलती रहती है। ये क्रूज़ कंट्रोल का पर्पस होता है। और जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करते हैं कार अपने आप मैनुअल मोड पे आ जाती है और क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाते हैं। अगर बिल्कुल राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला। एंड इसके अलावा ये एम्प्टी स्पेस है किसी बटन को लगाने के लिए, ये दोनों। और ये इल्यूमिनेशन बढ़ाने या कम करने के लिए है कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। आप मतलब लाइट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक हेडलाइट का लेवल सेट करने का बटन है। अगर बात करें डोर पे बटन्स का तो ये रियर साइड का विंडो लॉक करने का बटन है। मीन्स अगर पीछे बच्चे बैठे हुए हैं तो आप इसको लॉक कर दीजिए तो वो कार के ग्लास को नहीं ओपन कर पाएंगे। ये चारों बटन्स विंडो के चारों ग्लास को ऑपरेट करने के लिए हैं। ये सेंटर लॉकिंग का बटन है, इससे गाड़ी सेंटर लॉक हो जाती है और इससे ओपन हो जाता है। ये ORVM को ओपन और क्लोज़ करने का बटन है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ORVM ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाते हैं, और इसी बटन को जब आप दोबारा प्रेस करेंगे तो ये ORVM अपने आप ओपन हो जाते हैं। ये जो बटन आपको साइड में दिख रहा है ये वाला, इसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। अगर आप राइट करेंगे
तो आप राइट वाला ORVM इसके थ्रू सेट कर सकते हैं, और अगर आप लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट वाला ORVM इसके थ्रू सेट कर सकते हैं। जैसे मैं राइट कर देता हूँ, अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं डाउन करूँगा तो देखना ये डाउन जाएगा, ये देखिए अप जा रहा है, ये डाउन जा रहा है। आप जैसे चाहे सेट कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट भी सेट हो जाता है। तो ये वाला फीचर क्रेटा के S मॉडल में मिसिंग था, ये ऑटो फोल्ड वाला, मतलब ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड वाला। ऐसे आप फोल्ड नहीं कर सकते उसमें, क्रेटा में एडजस्ट तो कर सकते हैं पर फोल्ड नहीं कर सकते। ये डोर ओपन करने का हैंडल है, सिल्वर फिनिश में, मैट फिनिश है। इसे आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। RPM मीटर और स्पीडोमीटर जो होता है वो मैनुअल मिलता है। फ्यूल गेज भी मैनुअल है, और ये कूल एंड हॉट टेम्परेचर जो शो होता है ये भी मैनुअल है। बीच में आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिलती है, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है, और नीचे कुछ वार्निंग साइंस रहते हैं। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो मल्टी फंक्शनल इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। इसके दोनों तरफ बटन्स आते हैं, लेफ्ट एंड राइट में। तो अगर आप इससे ऊपर वाले मॉडल में जाते हैं, जैसे सेल्टॉस STX में, तो उसमें ये बटन नहीं आते, ये पूरी स्क्रीन होती है टोटल बड़ी। वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, बट इस मॉडल में ये 8 इंच की स्क्रीन आती है। इसमें ये वॉल्यूम बटन रहता है राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में ये ट्यून करने का बटन रहता है। इसके अलावा ट्रैक चेंज करने का और FM का सीक करने का चैनल, ये रेडियो का बटन, और ये मीडिया अगर आप ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने का बटन है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो भी आता है, जिसको आप वायरलेसली एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल में वो फीचर है। और इसकी म्यूजिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मुझे बिल्कुल नीड फील नहीं होती कि मुझे बाहर से कुछ स्पीकर वगैरह, या फिर बेस कम है तो मुझे बाहर से कुछ बूफर वगैरह लगवाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी म्यूजिक क्वालिटी है। जो लोग ज़्यादा ही शौकीन लोग हैं उनकी बात अलग है, वो लोग अलग से फ़िट करवा सकते हैं, बट वो अच्छी जगह से ही फ़िट करवाइएगा, बिकॉज़ ये जो छोटी मोटी शॉप होती हैं ये लोग वायर कटिंग कर देते हैं और बाद में वारंटी वॉइड होने का खतरा रहता है। उससे नीचे बात करें तो ये 2 AC वेंट्स हैं। उसके नीचे बात करें तो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं, एंड मोस्टली लोग ऑटोमेटिक मोड पे इसको यूज़ नहीं करते, अपने आप ही टेम्परेचर सेट करते हैं, अपने आप ही फ्लो सेट करते हैं एयर का। ऑल्दो इसमें ऑटोमेटिक AC दिया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट होता है। उसके नीचे बात करें तो यहाँ पर ये 3 आउटलेट दिए हुए हैं। ये 12 वोल्ट का सॉकेट है, इसमें आप कोई भी चीज़ जो 12 वोल्ट सपोर्ट करती है उसको यूज़ कर सकते हैं। बीच में USB दी हुई है, अगर आपके पास सॉन्ग वगैरह हैं या कुछ चीज़ें तो आप इसमें प्ले कर सकते हैं। ये चार्जिंग का एक सॉकेट दिया हुआ है, एक सॉकेट पीछे भी दिया हुआ है चार्जिंग का रियर सीट पे, इसको आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है। गियर्स की बात करें तो गियर देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, ग्लास टॉप लगा हुआ है इसके अंदर, एंड ये लेदर रैप है, पूरा ओरिजिनल लेदर है, ग्लॉसी फिनिश है। मिडिल की बात करें तो ये 2 बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। कार काफ़ी गंदी है, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैं खजुराहो गया था, 600 किलोमीटर की ट्रिप थी, तो कार काफ़ी गंदी हो गई है कीचड़ वगैरह में। बीच में बात करें तो ये एक हैंड रेस्ट मिलता है, ये स्लाइडिंग नहीं है, जैसा है वैसा फिक्स है। इसके अंदर आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, जिसमें मैंने सामान कुछ रखा हुआ है। लेफ़्ट साइड के गेट की बात करें तो उसमें बस एक बटन मिलता है विंडो ओपन डाउन करने का। यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके बराबर में आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है ब्लैक कलर की, और आई थिंक यहाँ लेदर फिनिश होती है तो ज़्यादा बेटर लगती है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है। इसके अलावा बात करें तो ORVM यहाँ मैनुअली मिलता है, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इस बजट की कार में आपको ऑटोमेटिक देना चाहिए था। इसके अलावा ये मिडिल की बात करें तो यहाँ पर ये 2 बल्ब्स हैं, और 2 बल्ब पीछे की साइड हैं, इसका भी यहाँ पर बटन दिया हुआ है। इसको अगर आप चारों को एक साथ ऑन करना चाहते हैं तो इसको प्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो जब गेट ओपन होगा तब ये चारों बल्ब्स ऑन हो जाएंगे। अभी इसको बंद कर देते हैं। बीच में ये बात करें, मल्टी फंक्शनल सनरूफ का बटन है। आपको सनरूफ थोड़ा सा ऑपरेट करके दिखाता हूँ कैसे ऑपरेट होती है। सो गाइस, सनरूफ को ऑपरेट करने के लिए मल्टीपर्पज़ बटन दिया हुआ है ये बीच में। इसको अगर आप आगे प्रेस करेंगे तो सनरूफ क्लोज हो जाती है। ब्लाइंड आप मैनुअली क्लोज कर सकते हैं। अगर ओपन करने की बात करें तो इसको आपको एक बार प्रेस करना है बैक साइड में, तो ये ओपन हो जाएगी। साथ में मैनुअल ब्लाइंड भी अपने आप ओपन हो जाता है। फर्स्ट टाइम में ये इतनी ओपन होती है, सेकंड टाइम पे आप अगर दोबारा प्रेस करेंगे तो ये थोड़ी सी और ओपन हो जाती है। ठीक है, अब एक और भी फीचर आता है सनरूफ में। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं और इसको आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड पुश करने की जगह ऊपर की साइड में पुश कीजिए तो इस सनरूफ में थोड़ा सा गैप आ जाता है। देखिए, सनरूफ पीछे से ओपन हो गई है। ठीक है, इसका पर्पज़ रहता है कार में एयर सर्कुलेशन बना रहे और कार की पूरी सनरूफ ओपन भी ना करना पड़े। इसको जब आप आगे प्रेस करेंगे तो ये भी बंद हो जाता है।
बंद हो गया। ठीक है, तो ये है इस कार की सनरूफ। और ये जो सनरूफ है ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने सेल्टॉस STK प्लस IMT परचेज़ की थी। और बिकॉज मुझे सनरूफ तो कार में चाहिए ही चाहिए थी, तो मैं वही सब मॉडल्स कंसीडर कर रहा था इसमें सनरूफ आती। ब्रेजा को रिजेक्ट करने का भी रीज़न सनरूफ ही था। गाइज मैं आपसे एक पर्सनल ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके बजट में सनरूफ आ रही है तो सनरूफ वाली कार लीजिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेने में। और जब आप सनरूफ वाली कार लेंगे तो आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, आपको लॉस कुछ नहीं होगा। एक तो कार में एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा, कार में थोड़ा सा ओपननेस बढ़ जाती है, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता, आपको लगता है किसी ओपन स्पेस में बैठे हैं। लाइट भी जो केबिन में आती है वो भी बढ़ जाती है। विंटर में अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपने सनरूफ ओपन की हुई है, तो नून के टाइम पे आपके फेस पे सन की रेज भी आएंगी इन रियल, ठीक है। तो इसका जो नेम है सनरूफ वो रियल में भी वर्क करता है। इसके अलावा कभी आप हिल स्टेशन वगैरह गए हो तो गाड़ी कहीं साइड में रोक के कार में से सनरूफ में से निकल के फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करा सकते हैं, देखने में काफ़ी कूल लगते हैं। अब देखिए ये जो सनरूफ है इसका साइज़ भी ठीक ठाक है, इसमें एक पर्सन तो इजीली बाहर निकल के खड़ा हो सकता है, बट गाड़ी जब चल रही हो तब बाहर ना निकलें, इलीगल है, चालान कर सकता है। लेकिन जब कार स्टेशनरी पोजीशन में हो तब आप निकल के फ़ोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं, कूल लगता है। और जब कार चल रही हो तो एयर तो आती है। अगर आपको सनरूफ से बाहर निकलना है तो आपको रियर सीट पे आना पड़ेगा। फ्रंट सीट से आप सनरूफ अगर एक्सेस करना चाहेंगे तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल पोजीशन रहेगी और डिफ़िकल्ट पोजीशन रहेगी अगर आप आगे से सनरूफ एक्सेस करना चाहें। अगर मैं बैक सीट में हूँ तो देखिए कितनी इजीली मैं सनरूफ से बाहर निकल सकता हूँ। तो गाइस ये देखिए सनरूफ से मैं बाहर आ चुका हूँ। सनरूफ का साइज़ डिसेंट है, बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैं अंदर आ गया सनरूफ से, और सनरूफ ही इस मॉडल का हाईलाइट है। अगर रियर सीट्स की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, बट इसमें एक कमी मुझे लगती है कि इसमें अगर हैंड रेस्ट आता बीच में तो ये सीट और भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती। एडजस्टेबल हेड रेस्ट की कोई नीड नहीं है, बिकॉज लोग उसको ज़्यादा एडजस्ट करते नहीं हैं, बट हैंड रेस्ट इनको देना चाहिए था। अगर लेग स्पेस की बात करें तो आपको ठीक ठाक अच्छा खासा लेग स्पेस आपको मिल जाता है। अभी मैंने एक कार की सीट बिल्कुल पीछे की हुई है क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था। अगर आप इस कार की सीट को ड्राइविंग पोजीशन में एडजस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा लेग स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। अगर डोर की बात करें तो आपको एक विंडो ओपन डाउन का बटन मिलता है, ये डोर ओपनिंग का बटन है। इसके अलावा इसमें एक सन ब्लाइंड मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा फीचर है। इसको आप ऐसे पिक करके ऐसे सेट कर सकते हैं, इसको ऐसे डाउन कर सकते हैं मैनुअली, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। मिडिल में बात करें तो यहाँ पर AC के 2 वेंट दिए हुए हैं जिसका फ्लो मीडियम रहता है, ना ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा हाई फ्लो है, मीडियम फ्लो रहता है, बट ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है रियर पैसेंजर्स के लिए। उसके अलावा नीचे बात करें तो आपको एक फास्ट चार्जिंग का सॉकेट मिलता है, इसमें मैंने ये वायर USB केबल लगाया हुआ है। यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए, कोई और सामान रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। लेफ़्ट गेट की बात करें तो सेम वही सब कुछ है, मैनुअल ब्लाइंड आते हैं, ये रियर पार्सल ट्रे है। एंड अगर बैक साइड से देखें तो कुछ इस टाइप का कार का लुक आता है, और मुझे सबसे बढ़िया लुक इस कार का यही लगता है। जब आप बैक साइड से बैठ के पूरा कंसोल देखते हैं तो वो देखने में लग्जूरियस फील होता है। इसके अलावा आपको पता है इसमें IMT ट्रांसमिशन तो आता ही है, जो कि इस कार का नाम भी है सेल्टॉस STK प्लस IMT। रियर साइड से सनरूफ कुछ इस टाइप की लगती है। रियर सीट के बारे में और बात करें तो यहाँ पर एक वाइट LED का लाइट आ जाती है। यहाँ पर साइड में ग्रैब हैंडल आ जाते हैं जो ऑटोमेटिकली फोल्डेबल हैं दोनों साइड में। और बाकी तो रियर में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर बॉटल होल्डर रहता है, इसमें 1 लीटर की बॉटल इजीली आ जाती है। एक ये स्पीकर लगा हुआ है और एक स्पीकर राइट साइड में लगा हुआ है यहाँ पर, और इसमें भी बॉटल इजीली आ जाती है। और ओवरऑल अगर बात करें तो लेग स्पेस ठीक है, आपको सब 4 मीटर कार से ज़्यादा ही मिल जाता है। कार की अगर रियर की बात करें तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। रियर में आपको रियर वाइपर मिल जाता है और नीचे आपको डुअल मफलर डिज़ाइन वगैरह मिल जाती है, देखने में कार अच्छी लगती है रियर से भी। मुझे हालांकि साइड लुक इस कार का बहुत ज़्यादा पसंद है, फ्रंट लुक भी ठीक है। अभी देख ही रहे होंगे कार कितनी गंदी हो गई है, बट अभी सर्विस के लिए जाएगी तो वॉश हो ही जाएगी। तो रियर में आपको ये रियर वाइपर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो काम आ जाता है, वैसे यूज का है नहीं ज़्यादा। डुअल मफलर डिज़ाइन मिल जाती है, एग्जॉस्ट एक ही है और कुछ इस टाइप से दिखती है कार रियर से। अगर साइड से बात करें तो इसमें 16 इंच अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, देखने में ठीक लगते हैं, छोटे नहीं लगते हैं, साइज़ डिसेंट है। थोड़े से बड़े होते हैं, 17 इंच के होते ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
अगर फ्रंट से बात करें तो हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, एलईडी नहीं है, बस प्रोजेक्टर है बट हेलोजन है। नीचे सेम हेलोजन फॉग लैम्प्स आ जाते हैं। यहाँ पर एलईडी लाइट भी है जो डे टाइम रनिंग लाइट है। बीच में एक ग्रिल आ जाती है, रफ़ लुकिंग में है, थोड़ा ग्लॉसी होता, ज़्यादा अच्छा लगता है। बोनट इसका काफ़ी हैवी लगता है सामने से खड़े होने में, और सामने से कार काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो सब जोड़ के अगर बाहर से बात करें तो कार काफ़ी देखने में अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है और मस्कुलर भी लगती है। आप जब साइड से कार में एंट्री करते हैं तो आपको लगता है कि एसयूवी में बैठ रहे हैं। तो डिज़ाइन के मामले में बात करें तो कार एकदम बढ़िया है। हाँ, सेफ्टी का इशू आता था जब कार मैंने परचेज़ की थी, उस समय सेफ्टी का इशू था। मेरी कार में 2 ही एयरबैग्स हैं, बट इस टाइम जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं 2022 से, उसमें 6 एयरबैग कर दिए गए हैं, साथ में 4 डिस्क ब्रेक कर दिए गए हैं। इसमें 2 डिस्क ब्रेक आते हैं, हिल असिस्ट कंट्रोल वगैरह भी ऐड किया गया है। तो सबको देखते हुए अब ये कार मोर सिक्योर है। अब इसकी जब भी एनकैप रेटिंग नई वाली आएगी तो शायद वो इम्प्रूव्ड रेटिंग आएगी। सो गाइस, ये हो गई कार के बारे में ढेर सारी बातें। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या लगता है मुझे, रियर सीट्स में एक बीच में हैंड रेस्ट होना चाहिए था। सेकंड थिंग, ये जो बटन्स हैं इसके डोर पे, ये इल्यूमिनेटेड होने चाहिए थे, नाइट में दिखते नहीं कौन सा बटन कहाँ पर है। अगर नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये जो IRVM है इसको ऑटोमेटिक देना चाहिए था, काफ़ी कन्वीनियंट फीचर होता, बिकॉज ये कोई लग्जरी फीचर तो है नहीं, ये तो एक ड्राइविंग में हेल्प करने वाला एक ज़रूरी फीचर है, तो इसको आप ऑटोमेटिक दे सकते थे। पॉजिटिव थिंग की बात करें तो सबसे पहले तो इसका IMT ट्रांसमिशन बहुत ही कंफर्टेबल है चलाने में, और पावर भी अच्छी खासी जनरेट कर देता है, आपको पिकअप का भी इशू नहीं आता है। हालांकि आपको टाइम पे गियर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और गियर चेंज करने का ऐसा है, अगर आप मान लो 5th गियर में चल रहे हैं और IMT में आपको कार को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है तो कार फ्री हो जाती है, फिर आप 5th गियर में आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, आपको लगेगा पावर आनी बंद हो गई, तो आपको इमीडिएटली 4th या 3rd गियर में जो भी अकॉर्डिंग टू नीड होगी उसमें शिफ्ट होना पड़ेगा। IMT के बारे में अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है IMT ट्रांसमिशन के बारे में, उसको देख लीजिए, उसमें मैंने IMT को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकेंड थिंग, जब आप IMT गियर बॉक्स यूज करते हैं तो कार 3rd गियर में चलने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है इन सिटी ट्रैफिक, ठीक है। इन गली में आप चल रहे हैं या सिटी ट्रैफिक में चल रहे हैं जहाँ स्पीड बहुत हल्की है, तो आपको 2nd गियर में ही कार चलानी पड़ती है, जिसकी वजह से माइलेज का इशू आता है। अब माइलेज के इशू की बात ऐसी है कि मैंने एक टैंक टू टैंक वीडियो बनाया हुआ है जिसको मुझे एडिट करना है, मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा। उसमें मैंने कार के टैंक को फुल कराया और फिर मैंने कुछ ट्रिप की, कुछ टाइम 50-60 किलोमीटर की, उसके बाद मैंने दोबारा टैंक को फुल करवाया और गुणा भाग करके निकाला कि इसका एग्जैक्ट माइलेज क्या आता है, क्योंकि MID में इस समय माइलेज बहुत ही ज़्यादा कम शो हो रहा है, तो मुझे डाउट था। उसका वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, अपलोड कर दूंगा 1-2 दिन में। इसका मतलब IMT एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर माइलेज एग्जैक्ट वाला सही निकल के आता है तो ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा IMT, ठीक है। इसके अलावा पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो ये है सनरूफ, जो बहुत ही फन टू यूज़ फीचर है। तो कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव के साथ अगर मैं फाइनल कंक्लूजन देना चाहूँ तो अब 2022 में अगर मुझे कार परचेज़ करनी हो तो अभी भी मिड साइज़ SUV में 2 ही ऑप्शन हैं जो प्रैक्टिकली गुड साउंड करते हैं, एक क्रेटा और एक सेल्टॉस। सेल्टॉस का रेट बढ़ चुका है, अब ये 15 लाख से ऊपर की आ रही है, 15.5 लाख के आसपास आ रही है, और शायद क्रेटा S भी 14.5 या फिर 14.75 लाख अराउंड है। तो ऑलमोस्ट एक ही बजट की दोनों कार हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं। अगर आप क्रेटा SX खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो अनडाउटली क्रेटा SX परचेज़ कर लीजिए, बट आपका बजट क्रेटा S लेने का है तो आई थिंक आपको सेल्टॉस STK प्लस IMT में ही जाना चाहिए, बिकॉज ये आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कराती है फीचर्स के मामले में, और IMT ट्रांसमिशन तो एडिशनल आता ही है, साथ में सनरूफ भी है। इस कार के बारे में एक और पॉइंट मुझे अभी ध्यान आया है, वही बता देता हूँ। इसके जो बूट स्पेस है, मीन्स जो डिग्गी है, उसमें स्पेस थोड़ा सा कम लगता है, बिकॉज उसकी जो फ्लोर काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, और ऊपर से पार्सल ट्रे रखी हुई है, तो बीच का जो स्पेस बचता है काफ़ी कम बचता है, उसमें आप काफ़ी कम सामान एकोमोडेट कर पाते हैं। उसका भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बूट स्पेस के रिव्यू का। और पीछे वाली सीट पे 3 या 4% बैठ पाते हैं, 3 तो देखो इजीली बैठ जाते हैं, ठीक है, तो उसका भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसमें अगर 3 लोग बैठे हैं तो कैसे बैठते हैं, 4 लोग बैठे हैं तो कैसे बैठते हैं। इसके अलावा बूट स्पेस के टेस्ट का भी एक वीडियो आने वाला है। तो बूट स्पेस मुझे थोड़ा नंबर्स में तो ठीक है 450 लीटर शायद, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बूट में उतना सामान आ नहीं पाता। उस पार्सल ट्रे या तो निकाल के अपने घर रख लीजिए, या फिर आप उस पार्सल ट्रे को निकाल के कार के ही फ्लोर पे रख दीजिए, फिर उस पर ऊपर किसी भी हाइट तक आप सामान रख सकते हैं, तो वो ठीक ठाक सामान आ जाता है। बट पार्सल ट्रे जब लगी हुई है उसके बाद तो सामान बहुत कम आ पाता है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट था। अगर 2022 में मुझे दोबारा से चांस मिले एक कार परचेज़ करने का
अगर मेरा बजट 15 लाख है तो मैं सेल्टॉस STK प्लस IMT परचेज़ करूँगा, और अगर मेरा बजट होता है 16-17 लाख तो मैं परचेज़ करूँगा क्रेटा SX। बिल्कुल क्लियर कंक्लूजन है, बजट के अकॉर्डिंग आप परचेज़ कीजिए, ठीक है। और हो सके तो अगर आप सब 4 मीटर भी ले रहे हैं तो सनरूफ वाली कार लीजिए, आपको मज़ा आएगा कार ड्राइव करने में, आपका एक्सपीरियंस एनहेंस होगा। सो गाइस, दिस वाज माय रिव्यू अबाउट माय सेल्टॉस STK प्लस IMT आफ्टर 1 ईयर। सो आई होप you like the video. If you like the video, please like the video and subscribe the channel, क्योंकि बहुत अच्छे वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। एक कंटेंट में बनाने वाला हूँ इमरजेंसी सिचुएशन के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपकी कार कहीं स्टक हो जाती है तो आप कैसे रोप की हेल्प से, जो कार में एक टूल दिया होता है जो कार के आगे और पीछे दोनों तरफ एक स्पॉट दिया होता है, उस पर फिक्स हो जाता है, उसको रोप की मदद से आप उसको कार अगर कहीं स्टक हो गई है किसी गड्ढे वगैरह में निकाल सकते हैं। तो उस पर एक वीडियो आने वाला है। प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, जिससे कि अगला वीडियो जब आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वीडियो ढूंढना ना पड़े, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Check the mic and make sure it sound right, boys.